जरा सोचो, अगर आपके लिए टाइम स्लो चलने लग जाए तो आप क्या क्या कारनामे कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही होता है जैंग बू के साथ। तो कहानी की शुरुआत एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर को दिखाते हुए होती है, जहां दो औरतें एक यंग न्यू वर्कर के बारे में बात कर रही होती हैं, जो बंद कमरे में भी धूप का चश्मा पहने बैठा था। तभी अचानक सबको एक कैमरे में दो चोर भागते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद कर्मचारी अपने बॉस को इसके बारे में खबर देते हैं और वो तुरंत पुलिस को बुला लेता है। ऑफिस में हर कोई सीसीटीवी कैमरे पर उन चोरों को ट्रैक करता है, पर वो चोर जल्द ही सबकी नजरों से गायब हो जाते हैं। जब चोरों का कोई सुराग नहीं मिलता और सब निराश हो जाते हैं, तो चश्मे वाला वो नया कर्मचारी उन्हें एक क्लिप दिखाता है, जिसमें पता चलता है कि दोनों चोर एक गली में छुपे हुए थे। उसकी मदद से जल्द ही पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। उस एम्प्लॉय का नाम यो जैंग बू था। उसकी आंखों की प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो हर चीज को स्लो मोशन में देखता था। आंखों की इसी खराबी की वजह से उसने चोरों के तेज भागने के बावजूद भी उन्हें छिपते हुए देख लिया था। यहाँ सीन शिफ्ट होकर पास में चला जाता है और हम देखते हैं कि जैंग बू क्लास 5 का स्टूडेंट है। वो अपने बचपन की दोस्त बोंग सू मी के साथ एक दौड़ में हिस्सा लेता है। यही वो समय था जब पहली बार जैंग को स्लो मोशन में दिखना शुरू हुआ था। जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो वो उसे डॉक्टर सियोक के पास लेकर जाते हैं, जो उसकी आंखों को चेक करके बताता है कि उसकी आंखों को एक रेयर बीमारी हुई है, जिसका नाम डायनेमिक विजुअल एक्यूटी है, जिसकी वजह से वो चलती हुई चीजों के सारे डिटेल्स इतनी बारीकी से देख सकता है जैसे वो दुनिया को स्लो मोशन में देख रहा हो। ये साबित करने के लिए डॉक्टर जैंग बू की तरफ एक बेसबॉल को बहुत हाई स्पीड में फेंकता है, जिसे वो आसानी से कैच कर लेता है। फिर डॉक्टर उसकी आंखों को आराम पहुंचाने के लिए उसे हर वक्त धूप का चश्मा पहनने को कहता है। जैंग बू की डिसऑर्डर का पता चलने के बाद उसके फादर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं, ताकि वो अपने बेटे का सही से इलाज करा सकें। जैंग बू घर में अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहने लगता है। वो कहता है कि ये बीमारी उसके लिए एक आशीर्वाद और एक श्राप दोनों है। जहाँ उसे स्लो मोशन में लड़कियों की उड़ती हुई स्कर्ट देखकर मजा आता है, वहीं स्कूल में धूप का चश्मा लगाने की वजह से उसे तंग भी किया जाता है। सूमी उसकी इकलौती फ्रेंड थी, जिससे अब वो प्यार करने लगा था। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैंग की दोस्त होने के कारण लोग उसे भी तंग करने लगते हैं और मजबूरन सू को जैंग का साथ छोड़ना पड़ता है। उसके बाद जैंग का कोई और दोस्त नहीं बनता, इसलिए जैंग चाहता है कि उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाएं। इसलिए वो हर वक्त टीवी देखता रहता है, लेकिन उसकी आंखें खराब नहीं होती, पर उसे सुपर हीरो वाले नाटक देखने की लत लग जाती है। वो सभी एक्टर्स को बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उनके सारे दांव पेच सीख लेता है, पर प्रैक्टिस करने के लिए कभी बाहर नहीं जाता। उसके फादर पैसे बचाने के लिए छुट्टियों में भी नहीं आते। इसी तरह साल दर साल बीतने लगते हैं, पर एक दिन अचानक काम करते हुए एक्सीडेंट में उसके फादर की मौत हो जाती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उनकी मौत के बाद जैंग बू की लाइफ में कोई दूसरा मर्द नहीं बचा था। तब उसे डॉक्टर सियोक की याद आती है, तो वो उनसे मिलने के लिए जाता है। वो उसे अपने घर से बाहर निकलने और पैसा कमाकर अपने घर वालों की मदद करने की सलाह देते हैं। इसलिए जैंग बू सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। वो खुद से बातें करता है कि उसे लोगों को स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उसे उन ड्रामास की याद आ जाती है जिन्हें वो बचपन से देखा करता था। सिर्फ फर्क इतना था कि इस ड्रामे में सभी लोग मेन एक्टर्स थे। एक दिन उसका साथी वर्कर बियोंग सू उनके बॉस से जैंग के बिहेवियर के बारे में बातें करता है। वो कहता है कि जैंग बहुत चुपचाप रहता है और किसी से बात नहीं करता। वो अपने बॉस से वादा करता है कि वो जैंग का ध्यान रखेगा, क्योंकि वो एक टैलेंटेड लड़का है। इसके बाद से वो जैंग के पास ही बैठने लगता है और काम के दौरान उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शर्मिला जैंग बू उसके सभी सवालों का जवाब सिर हिला कर देता है और मुंह से कुछ नहीं बोलता। कैमरा मॉनिटर करते वक्त वो काउंट करता है कि एक निश्चित जगह पर पहुंचने में लोगों को कितने कदम चलने पड़ते हैं। बियोंग सू को ये सब अजीब लगता है, पर वो कभी उससे इस बारे में नहीं पूछता है। जैंग बू से घुलने मिलने के लिए वो उससे पूछता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। इस सवाल से जैंग बू को सूमी की याद आ जाती है और अगले ही दिन वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। सूमी बड़ी होकर एक खूबसूरत औरत बन चुकी थी, पर उसे पैसों की दिक्कत थी। उसका कर्जदार उससे झगड़ता है और सू को कहता है कि वो अपना घर बेचकर उसका कर्ज चुका दे। जैंग बू उसे दूर से देखता है, पर पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। उस दिन से वो हर रोज सू को कैमरे में देखने लगता है। वो उसके डेली रूटीन को याद कर लेता है। सूमी हर रात एक कॉफी शॉप में सोडा पीती है और जैंग भी यही करने लगता है। फिर वो नोटिस करता है कि सूमी रास्ते में पड़े एक बेकार सोफे को देखती है, तो अगले दिन वो सोफे को खींचकर कॉफी शॉप के सामने कर देता है, ताकि सूमी उस पर बैठ सके। रात में सूमी की नजर सोफे पर पड़ती है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस पर बैठ जाती है। अगले दिन वो तेज बारिश की वजह से बस स्टॉप में फंस जाती है। जैंग उसे मॉनिटर पर देखकर बियोंग के साथ उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। वो ड्रामास के हीरो की तरह उसके सिर पर छाता खोलकर उसे बारिश से बचाने की कोशिश करता है, पर सू से लफंगा कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैंग और बियोंग डॉक्टर सियोक के पास जाते हैं और जैंग उनसे सूमी को इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है। वो जैंग बू से सू को फ्लावर्स देने को कहता है
अगले दिन सुमी को म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने के लिए जाना होता है, पर उसे देर हो जाती है तो वो मैनेजर को कॉल लगाती है और उसके कहने पर ऑडिशन के लिए रास्ते में ही गाना शुरू कर देती है। उसके बढ़िया गाने को सुनकर राह चलते लोग उसे हैरत से देखने लगते हैं। जैंग बू भी फूलों का गुलदस्ता लेकर वहाँ पहुँच जाता है। सू का गाना खत्म होने के बाद वो उसे बुके देता है, पर सू को ये अच्छा नहीं लगता। वो कहती है इन फूलों की जगह वो जहर का बॉक्स ज्यादा पसंद करेगी। ये कहकर वो जाने लगती है कि तभी जैंग बू उसे उसके नाम से पुकारता है और उसके बचपन के दोस्त के रूप में अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर वो कहती है कि उसका नाम बोंग सूमी नहीं ओ सूमी है। और इस तरह जैंग बू को पता चलता है कि आज तक उसने गलत लड़की का पीछा किया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा था। उस दिन शाम को वो दोनों अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जहाँ सूमी शॉपिंग करके लौट रही होती है। जैंग को देखकर सूमी जैंग से अपने राशन बैग्स उठवाती है। फिर जब वो जाने लगता है तो वो उसे पूछती है कि वो बोंग सूमी को क्यों ढूंढ रहा है, तो वो कहता है कि वो बचपन से उसे चाहता है। दूसरे दिन ऑफिस में सीसीटीवी के मॉनिटर पर जैंग बू सूमी को किसी से फोन पर बात करते हुए देखता है। फोन करने वाला सूमी को बताता है कि वो म्यूजिकल ड्रामा में सिलेक्ट हो गई है। ये सुनकर सूमी रास्ते में ही खुशी से उछलने कूदने लगती है और नाचने लगती है और जैंग बू से स्क्रीन पर देखता रहता है। उस रात सूमी एक छोटे से रेस्टोरेंट में जश्न मनाने जाती है। जब वो देखती है कि जैंग बू बाहर खड़ा उसे देख रहा है तो वो उसे अंदर बुला लेती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और सूमी उसे अपने गाने का स्क्रिप्ट दिखाती है और अपनी लाइंस गाकर प्रैक्टिस करती है। जैंग उसे बधाई देता है और उसे भी अपना टैलेंट दिखाता है। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग उस पर तेजी से स्पून फेंकते हैं और वो आसानी से कैच कर लेता है। अगले दिन जैंग बू सूमी के घर के पास चक्कर लगाते हुए अपने स्टेप्स काउंट करता है। ब्योंग सू मॉनिटर पर उसे ऐसा करते देख समझ जाता है कि वो रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है। काम से लौटते वक्त सूमी देखती है कि जैंग बू उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों रास्ते पर अलग अलग टॉपिक्स पर बातें करते हैं और बातों बातों में सूमी को पता चलता है कि जैंग सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और सारा दिन लोगों को देख सकता है। फिर वो दोनों उस कॉफी शॉप के सामने रुकते हैं जिसे सू अक्सर देखा करती थी। सूमी उसे बताती है कि उसे उस कैफे के ओनर पर क्रश है और ये भी कहती है कि उसके पास शानदार कार है। जैंग बू को कैफे ओनर से जलन होती है और वो काफी देर तक उसे घूरता रहता है। वो सू को इम्प्रेस करने के लिए उसे कार में घुमाने के लिए ले जाने का फैसला करता है और अपने ऑफिस में सबसे पूछता है कि किसी के पास कार है तो वो थोड़ी देर के लिए भाड़े पर दे दे ताकि वो सूमी को उसमें घुमा पाए, पर बदकिस्मती से किसी के पास कार नहीं होती है। अगले दिन घर लौटते वक्त सूमी को रास्ते में उसका कर्जदार मिल जाता है। वो उस पर चिल्लाता और धमकाता है कि अगर उसने उसका पैसा वापस नहीं किया तो वो उसे चोट भी पहुंचा सकता है, लेकिन जैंग बू और ब्योंग सही टाइम पर पहुंचकर सू को बचा लेते हैं। जब जैंग बू काम पर वापस आता है तो सूमी एक कैमरे के सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए थैंक यू कहती है, क्योंकि उसे पता था कि सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में जैंग उसे देख रहा होगा। शाम को वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं और काफी देर तक बातें करते हैं। जैंग बू उससे पूछता है कि अगर उसे कार मिल जाए तो वो क्या करेगी। इस पर सूमी कहती है कि वो रोज कार में बैठकर समंदर के किनारे जाया करेगी। जैंग बू को कार नहीं मिलती तो वो रोज एक लोकल बस में ट्रैवल करके उसके ड्राइवर से दोस्ती कर लेता है। उसने कैमरे पर उस ड्राइवर को रात के समय अकेले बेसबॉल खेलते हुए कई बार देखा था, इसलिए एक रात वो भी उसके साथ खेल में शामिल हो जाता है और बात बात में उसे अपने दिल की बात बताते हुए उससे अपनी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो मान जाता है। अगले दिन ब्योंग सू बस ड्राइवर और जैंग बू सूमी को बस स्टॉप से पिक करके सी दिखाने के लिए ले जाते हैं। इसके लिए उन्हें बुसान जाना था। सूमी को खुश करने के लिए जैंग बू जो कुछ भी कर रहा था उससे इम्प्रेस होकर सूमी उसे पसंद करने लगती है, पर अचानक रास्ते में बॉर्डर पुलिस उनकी बस को रोक देते हैं और उस लोकल बस को दूसरे शहर में एंटर करने नहीं देते। सूमी गुस्से में पुलिस वालों से लड़ने लगती है, पर ब्योंग सू उसे शांत करता है। उनकी मेहनत बेकार हो जाती है और उन्हें सी देखे बिना वापस घर लौटना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और जैंग बू का बॉस सबको बताता है कि शहर में औरतों को उठाने के केसेस बढ़ रहे हैं और उन्हें हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक उसी समय जैंग बू एक मॉनिटर पर सूमी को देखता है, पर वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। वो डर जाता है और भागकर वहाँ जाता है, पर वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि सूमी ने उसके साथ मजाक किया था, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जैंग उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। इसके बाद सूमी उसके चश्मे को हटा देती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जैंग उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और सूमी उसे अंदर आने को कहती है, पर सूमी देखती है कि कर्जदार उसके घर आए हुए थे और उन्होंने उसकी सारी चीजें बिखेर दी थी। वो उसे पैसा लौटाने के लिए धमकाते हैं। शोर सुनकर जैंग बू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसकी आंखें धुंधला जाने के कारण वो गिर पड़ता है। उन लोगों के जाने के बाद जैंग बू और सूमी बैठकर बातें करते हैं। कर्जदारों के फेंके हुए सामानों को समेटते हुए जैंग बू को सूमी की वो ड्राइंग्स मिलती हैं जो उसने अपने स्कूल डेज में सूमी के लिए बनाए थे। तब सूमी जैंग को बताती है कि वो नहीं चाहती थी कि जैंग बू उसे उसके बचपन वाले रूप में पहचाने, इसलिए उसने जैंग बू से अपनी असलियत छुपाई थी। जैंग बू ये सुनकर खामोश हो जाता है, जबकि सूमी मुस्कुराते हुए उन पेंटिंग्स को देखती रहती है। अगले दिन जैंग डॉक्टर सियो के पास जाकर कहता है कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं
डॉक्टर उससे बताता है कि उसकी बीमारी अब और बढ़ गई है, जिसकी वजह से बहुत जल्द उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाएंगी। जैंगबू पहले से ही जानता था कि जल्दी वो अंधा होने वाला है, इसीलिए वो जहाँ भी जाता स्टेप काउंट्स कर लेता था ताकि पूरी तरह से अंधा हो जाने पर भी उसे दिक्कत ना हो। एक तरफ जहाँ जैंगबू अपनी खराब होती आंखों से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ सूमी को अपने कर्जों की फिक्र थी, इसलिए वो अपना घर बेचकर सारे कर्जे चुका देती है। पर अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैंगबू स्क्रीन पर सूमी को अपने सामानों के बॉक्स के साथ एक दुकानदार से बात करते हुए देखता है कि अचानक उसके साथ काम करने वाली लेडी को एक दूसरे स्क्रीन पर कार को उसी एरिया में चक्कर काटते देख शक होता है। वो करीब से उस कार के नंबर प्लेट को देखती है और नोटिस करती है कि वो कार एक भागे हुए किडनैपर की थी। वो फौरन अपने बॉस को खबर करती है और तुरंत ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पर तभी कार सबकी आंखों से गायब हो जाती है और सूमी भी जैंग की नजरों से ओझल हो जाती है। जैंग को डर लगता है कि कहीं सूमी को कुछ हो ना जाए और वो उसे बचाने के लिए साइकिल लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसकी आंखें पूरी तरह खराब हो जाती हैं और उसकी साइकिल एक कार से टकरा जाती है, जिससे वो गिर जाता है। ब्योंग सू कैमरे में ये सब देखकर उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। उधर एक अनजान आदमी सूमी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कहीं ले जाता इससे पहले जैंगबू उनकी तरफ दौड़ने लगता है। इसी बीच किडनैपर भाग जाता है और जैंगबू एक बस से टकराते टकराते बचता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और सूमी को पूछताछ के लिए ले जाती है। अब जैंगबू रास्ते में अकेला रह जाता है। तभी ब्योंगसू उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। जैंगबू अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है और अपनी आंखें खराब हो जाने पर दुखी होकर रोने लगता है। इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। सूमी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है और जैंगबू को कांटेक्ट नहीं करती। जब भी उसे जैंगबू की याद आती है तो वो सीसीटीवी कैमरे को देखने लगती है। कुछ महीनों के बाद जैंगबू उसे अपने फेवरेट कॉफी शॉप में दिखाई देता है। वो खुश होकर उसके पास जाकर हाथ हिलाती है, पर जैंगबू को एक वॉकिंग स्टिक निकालकर दूसरी तरफ जाते हुए देखकर शॉक रह जाती है। वो सारे रास्ते उसका पीछा करती है और फाइनली वो उस जगह पहुंच जाती है जहां एक आर्ट गैलरी थी। अंदर जाने पर वो देखती है कि पूरी गैलरी जैंगबू के हाथों बनाई हुई सूमी की पेंटिंग से भरी पड़ी थी। तभी जैंगबू को अकेले में यह कहते हुए दिखाया जाता है कि भले ही उसकी आंखें खराब हो गई हैं, पर सूमी उसे अभी भी याद है। अगले दिन सूमी फिर जैंगबू का पीछा करती है। इस बार जैंगबू से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो सूमी समझ जाती है कि वो उसे महसूस कर सकता है। फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है।